गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे रज़िया सज्जाद जहीर जी द्वारा रचित पाठ नमक। इस पाठ में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है सफ़िया अपने मुंह बोली जो माँ के लिए नमक ले जाने की बात जो है करती है, और इसके संदर्भ में चूँकि नमक ले जाना प्रतिबंधित है, तो बॉर्डर में एक स्थान से दूसरे स्थान नमक ले जाना प्रतिबंधित हो, तो इसके लिए इसके विषय में चूँकि उनका बड़ा भाई पुलिस में है, तो उनसे जो है एक राय मशवरा सलाह लेने के लिए अपने भाई के पास जाती है। तो थोड़ा सा जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, वो थोड़ी सी जो है कष्टपूर्ण हो जाती है। भाई जो है उसको दूसरे लहजे तर्कपूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास करता है, और जो है लेखिका जो सफ़िया है उसको भावनात्मक ढंग से सोच करके दूसरे रूप में बात करती है। तो इसी विषय में गहमा गहमी होती है, चर्चा होती है। तो आज हम लोग इसके आगे की स्टोरी जो है वो पढ़ेंगे, पेज नंबर 131। सो आइए देखते हैं। जो सफ़िया है, सफ़िया अपने भाई से कहती है, क्या दुनिया में सब कुछ कानून ही सब कुछ है? इंसानियत का कोई मोल नहीं होता, इंसान की अनुभूतियों का कोई मोल नहीं होता, भावनाओं का, संवेदनशीलता का कोई मूल्य नहीं है। जो भी है सो मशीन, ये ऐसे ही कस्टम अधिकारी है, इसमें कोई क्या वो मशीन की भांति कार्य करते हैं, उनके अंदर कोई संवेदना नहीं होती। इस विषय पर चर्चा होती है। हाँ, तो उनके भाई ने, सफ़िया के भाई ने जवाब दिया, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। जो सफ़िया के भाई ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि याद रखिए, वो आप लोगों की तरह जो क्या है, शायर नहीं होते। शायर क्या होते हैं? शायर हृदय की अनुभूतियों में, हृदय की गहराई में हर फैसला जो है वो दिल से लेते हैं। इसलिए कहा सफ़िया के भाई ने कि जो शायर होते हैं वो हर चीज़ दिल से करते हैं, लेकिन यहाँ जो कस्टम अधिकारी हैं वो मशीन तो नहीं होते, लेकिन उन्हें कुछ नियम कानून के दौर से, प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। उन्हें भी, उनके भी ऊपर कुछ अधिकारी हैं जिन्हें जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए वो आपकी तरह जो है लोगों शायरों की तरह, साहित्यकारों की तरह, इस तरह से वो जो है भावना में बह करके कोई फैसले नहीं ले सकते। वह बुद्धि विवेक तर्क करके वो कोई कार्य करते हैं। अरे बाबा, तो मैं कब, सफ़िया ने अपने भाई से जिरह की, अरे बाबा तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह चंद पैसों का, और पैसे का शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं है, स्मगल की कोई चीज़ नहीं है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। सफ़िया ने अपने भाई को जो है विभिन्न तर्कों से जो है प्रसन्न करने का प्रयास किया कि वो भाई उसकी बात को मान ले, या भाई उससे सहमति व्यक्त करे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम इस तरह से दिखा करके ले जाना। तो विभिन्न प्रकार से तर्क दे करके सफ़िया अपने भाई को समझाती है कि मैं कोई चोरी करके तो लेने जा रही हूँ, स्मगलिंग का कोई सामान है नहीं, कुछ बहुत कीमती सामान तो है नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, नमक है, वो भी लाहौरी नमक है, पैसा जो बहुत कम पैसे का है सामान, और दिल के रिश्ते, दिल के मोहब्बत की बात है। तो इसमें बिना मतलब का इतना बखेड़ा, इतना जो है इस तरह का लड़ाई झगड़े का, या इस तरह से कानूनी प्रक्रिया की जो ये बात हो रही है, इसका कहाँ पर यहाँ पे कौन सा औचित्य है? तो मतलब ले जाने की परमिशन दे देनी चाहिए। अब आपसे कौन बहस करे? लेखिका के भाई, सफ़िया के भाई ने कहा कि अब आपसे बहस कौन करे, और आप अदीब ठहरे। अदीब मतलब साहित्यकार, जो रचनाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनको अदीब कहा जाता है। तो उसने, सफ़िया के भाई ने कहा, आप अदीब ठहरी, कलाकार, आप जो है साहित्यकार हैं, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर घूमा होता है। अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ज़रूर घूमा होता है का अभिप्राय यह है कि उनका सोचने का तरीका, उनका दृष्टिकोण और लोगों के दृष्टिकोण से काफ़ी भिन्न होता है। वो और लोगों की भांति वो नहीं सोचते। अदीबों की सोचने की जो शक्ति होती है, समझने की जो बात होती है, वो थोड़ा और लोगों से थोड़ा हट की होती है। उनका जो दृष्टिकोण होता है वो थोड़ा अलग होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे, और बदनामी मुफ्त में बदनामी हम सभी की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? लेखिका के सफ़िया के भाई ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप चाह के भी नमक जो है यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगा, ये प्रतिबंधित, आप नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आप
आपसे बहस कौन करे, क्योंकि आप बात मानने को तैयार नहीं है, तो आप चाह करके भी नहीं ले जाने पाएंगे। और जब आप जाने के लिए जाने किस तरह से जिद करेंगे तो अनावश्यक आपकी भी बदनामी होगी और हमारी भी बदनामी होगी, क्योंकि कस्टम वालों के विषय में, कानूनी प्रक्रिया के विषय में आप कितना जानती हैं। भले ही आपकी सोच डिफरेंट है, अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है नियम कानून के दायरे में होकर के रहती है, तो आप चाह के भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। भाई ने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वाले को जाने या न जाने, पर हम इंसान को थोड़ा ज़रूर जानते हैं अदीब होने के नाते। सफिया ने कहा, भले हाँ ये बात सही है कि तुम्हारी बात सही है कि मैं कस्टम वालों को तो उतना नहीं जानती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं इंसानों को समझती हूँ। हर इंसान की अनुभूति होती है, हर व्यक्ति को दुख सुख की अनुभूति होती है, पीड़ा होती है, अपने परिजन से अलग होने पे विक्षोभ होता है, एक दूसरे से मिलने पर प्रेम होता है, तो मैं इतना जरूर समझती हूँ। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो दुनिया कुछ बेहतर की जगह हो जाती भैया। सफिया कहती है कि अगर जैसे मेरा दिमाग, जैसे तुम आपके हिसाब से मेरा दिमाग थोड़ा घूमा हुआ है, मेरे सोचने का दृष्टिकोण अलग है, अगर ऐसे ही दुनिया के सारे लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा घूम जाए तो शायद जो ये दुनिया जो है आपसी बंटवारे की बात करता है, एक दूसरे का हक छीनने की बात करता है, अपना पराया, इस मुल्क उस मुल्क की बात करता है, इससे हट करके सब इंसानियत की बात करेगा, सब में एक अपनापन जो है ढूंढने का प्रयास करेगा। तो दुनिया की जो आज जो वास्तविक स्थिति है, आज आधुनिक समय में जो स्थिति है, इससे बेहतर स्थिति होती अगर सब मेरे जैसे यानी साहित्यकारों के जैसे और लोगों का दिमाग भी अगर थोड़ा सा घुमा हुआ होता। तो भाई के प्रश्नों का जो है सफिया ने बड़े ही बेबाकी से उसका जो जवाब दिया। मारे गुस्से से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया, मतलब भाई को भी इस प्रश्न को कोई उत्तर नहीं मिला तो वो सिर हिला करके चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात में ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वो सारे सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ों को धीरे धीरे समेट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी, एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे और एक दोस्त का तोहफा कीनू थे और एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा और संतरे की तरह नाजुक। कहते कि एक तो, और दूसरी क्या थी, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। उन्हें 2 बजे अगले दिन निकलना था, तो रात में ही सारे जितना भी सामान था उन सामान को वह पैक करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो सारे सामान धीरे धीरे करके सब जगह जैसे एडजस्ट करना था, सब व्यवस्थित करके उन्होंने रख दिया। अब उनके सामने बस केवल 2 चीज़ें थे जो उन्हें संभाल अच्छे से रखना था। एक था कीनू जो है एक विशेष प्रकार का जो है फल होता है, तो उसमें बताया कि संतरा और माल्टे को संतरा जो है और माल्टे को मिला करके एक विशेष प्रकार का जो है फल होता है, तो वो था। और एक दूसरा था नमक का पुड़िया। तो ये नमक की पुड़िया, इन्हीं दोनों में वह विचार कर रहे थे कि इन सबको कहाँ पर रखा जाए। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, जितना भी जितनी भी बहस हुई भाई से, वो सब तो उस समय आवेश में थी। फिर उन्होंने भावनात्मक ढंग से सोचा, हृदय से सोचा कि तब उनका गुस्सा उस समय उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। इस पर भी प्रश्न पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि भावना के स्थान पर बुद्धि का हावी होने का क्या अभिप्राय है। तो पहले अदीब की तरह एक साहित्यकारा की भांति जो है सफिया सोच रही थी, भावना में बह करके प्रश्न कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनका गुस्सा आवेश उतरा, गुस्सा कम हुआ, उसने सोचा कि अगर हृदय के स्थान पे, भावना के स्थान पे उन्होंने बुद्धि से सोचने का प्रयास किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर भाई की बात सही निकली तो, अगर वाकई में मुझे नमक नहीं ले जाने को दिया गया तो, इस तरह के कई प्रश्नों के उत्तर थे जो सफिया जो है अपने ही मन में टटोल रही थी। नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में लें और कस्टम वाले के सामने सबसे पहले ही इसे रख दें, अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उसे वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं और फिर वायदा करके झूठलाने के क्या मायने।
जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इन कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कैसे कौन इसे देखेगा और कैसे? और अगर देख लिया नहीं नहीं जी, भले फलों की टोकरियों को आते वक्त किसी ने नहीं देखी कि किसी की भी टोकरी जो है उस समय नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले इधर से कीनू सब ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। इस तरह से जो सफिया है अपने मन ही मन विचार करती है कि क्या करे। धीरे धीरे उन लोगों का गुस्सा ठंडा होता है तो आपस में सोचती हैं कि चलो इसको हम उनको जाकर के बता देंगे कि ये नमक है, एक से नमक है, हम अपनी मुँह बोली माँ के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन फिर मन में आया कि अगर मान लो उन्होंने कस्टम वाली ने कहा कि नहीं ले जा सकती तो उसे समय नहीं ले जा, मजबूरी पड़ेगी, चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं ले जाएंगे। फिर याद आया कि नहीं, हम सैयद हैं और हम लोग जो वायदा करते हैं वो मरते दम तक निभाते हैं, तो अगर हम नहीं निभा पाए तो उस समय क्या होगा। और जब एक बार दिखा दिया तो हम फिर उसको किसी कीमत पे भी हम उसको फिर रख नहीं सकते। फिर एक दूसरा मन में विचार आया कि चलो एक काम करते हैं, इसको हम जो है कीनुओं के बीच में, जो एक विशेष प्रकार का फल है उस फल के बीच में रख देते हैं। और उन्होंने एक बार और भी सोचा कि जब वो आ रही थी तो उधर से लोग केला लेकर के आ रहे थे, इधर से लोग कीनू लेकर के जा रहे थे, आपस में कोई एक दूसरे का देख नहीं रहा था। मतलब फल की चेकिंग जो वहाँ पर मुस्तैदी के साथ नहीं हो रही थी, तो फल ले आना ले जाना जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतने कीनुओं के बीच में कौन देख रहा है कि यहाँ पर नमक छिपा है कि क्या छिपा है। जब कोई चेकिंग हो नहीं रही थी तो चलो नमक के कीनुओं के बीच में नमक को ले जाया जा सकता है। तो ऐसा विचार करके सफिया ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, नमक जो है सफिया के उसमें कीनुओं के बीच में रख देते हैं और कोई आगे जो होगा वो वहाँ पर देखा जाएगा। पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला जो विचार आया था उसको काट देती हैं, कहते नहीं, अगर हम बता देंगे तो अगर वो मना कर देंगे तो हम चाह के भी नहीं ले जा पाएंगे। और सैयद है, सैयद अपने मरते दम तक अपने वायदे पर कायम रहते हैं, इसलिए हम ये काम पहला वाला विचार त्याग देती हैं। तो इस पर भी प्रश्न बनता है कि लेखिका जो सफिया है, सफिया के मन में ये जो विचार आता है कि दिखा करके ले जाना, तो वो उसमें परिवर्तन क्यों लाती है। तो यही बात है कि इसमें सही उन्होंने सोचा कि हम लोग सैयद हैं और मरते दम तक अपने वायदे का पालन करते हैं। तो उन्होंने अंत में क्या निश्चय किया, अंत में उन्होंने निश्चय किया कि इस विशेष प्रकार के फल के बीच में नमक की पुड़िया को छिपा करके हम लेकर के जाएंगे। अब आगे उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। सबसे नीचे नमक की पुड़िया रख दी और सारे उसके बाद एक एक करके कीनू रखती चली गई। एक बार झाँककर उसने पुड़िया को देखा और उसे महसूस हुआ मानो उसने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही, फिर उन कहानियों को याद करती जिन्हें हम अपने बचपन में अम्मी से सुना करते थे, जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से पार गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। सफिया बताती है कि सफिया के मन में जब उन्होंने कीनुओं के बीच में नमक को छिपा करके रख दिया, सबसे सतह में नमक रख दिया, तो उनके मन में एक भावना आई। ऐसा लगा कि किसी अपने को, जैसे कब्र में हम गाड़ देते हैं किसी अपने अजीज को, प्रिय को हम कब्र में गाड़ देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, ठीक उसी तरह एक प्रेम का तोहफा है, प्रेम का उपहार है, उसको इस तरह से कीनुओं के बीच में दबा करके ले जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्हें अपने बचपन की कुछ कहानियाँ याद आ जाती हैं, क्योंकि माँ कहा करती थी कि पहले के समय में राजा महाराजा शहजादे जो होते थे वो किस तरह से अपनी जो प्रिय वस्तु होती थी, रानी को या कोई भी चीज़ जो उनकी अमूल्य वस्तु होती थी, अपनी रान मतलब जांघ को किस तरह से वो जांघ को फाड़ करके उसमें वो अमूल्य मूल्यवान वस्तु को रख देते थे और सरहदों को पार करके जाते थे। इस तरह से अनगिनत कहानियाँ, भूतों की, प्रेतों की, देवदूतों की, फरिश्तों की, ऐसी अनगिनत कहानियाँ जो है बचपन में माँ सुनाया करती थी। तो क्या मन में विचार आता है, काश अगर ऐसी कोई व्यवस्था आज आधुनिक काल में होती, हमारे पास भी ऐसी कोई व्यवस्था होती, तो मैं अपने दिल चीर करके उस अमूल्य जो नमक है, उस नमक, उस मूल्यवान चीज़ को मैं अपने दिल में बिछा करके दिल में रख करके ले जाती। लेकिन मैं ऐसा किसी भी कीमत पे नमक को इस तरह से मैं छिपा करके नहीं ले जाती। तो कहीं ना कहीं उनको ये नमक को कीनुओं के सतह में छिपा करके ले जाना उन्हें बड़ा ही पीड़ा जो है
कष्टदायक लग रहा था, पीड़ापूर्ण लग रहा था। तो उन्होंने एक आह भरते हुए, दुख व्यक्त करते हुए बताया। फिर उन कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया इधर उधर आस पास, और फिर ऊपर यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर, आश्वस्त माने निश्चिंत होकर के, आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थी। रात में 1:30 बजे के बाद सारा सामान पैक करने के बाद वो सोने चली गई। और उसके बाद रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च का सुहावनी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, दरख्त माने पेड़, एक दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों का अक्स का मतलब होता है परछाई, अक्स लहरा रहा था, लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी के कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। इस प्रकार जो है सफिया ने पाकिस्तान का वर्णन किया कि रात के समय में क्या होता है, हर जगह यही स्थिति होती है कि मतलब रात के समय में कुत्ते भौंकते रहते हैं, जो चौकीदार है वो अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं। तो इस तरह से हल्की हल्की, उस मार्च का महीना था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, पत्तियों का जो अक्स जो है वो लहरा रहा था। इस तरह से वह जो है रात को 1:30 बजे के करीब इस तरह का जो दृश्य जो है सफिया को नजर आ रहा था। तो इस प्रकार जो है पाकिस्तान का वो वर्णन करती हैं। यहाँ उनके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थी जो उसे बड़ी ही मासूमियत मतलब भोलेपन के साथ, बड़े ही अपनेपन के साथ पूछते थे कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हो और जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। उन सबके और सफिया के बीच एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। तो इस प्रकार जो है सफिया को वो सारे दृश्य याद आते हैं, किस तरह से उसके जो भाई भतीजे हैं किस तरह से उसे प्रश्न करते हैं भोलेपन के साथ कि क्यों ऐसी जगह, क्यों कि हम चाह के भी हम अपने परिजनों के पास क्यों नहीं मिल सकते, आ जा नहीं सकते। इस तरह से ये जो रिश्ते हैं, इस तरह से जो कस्टम है, इस तरह से जो सरहदें हैं, वो किस प्रकार हमें हमारे दिलों से एक दूसरे से मिलने के लिए किस प्रकार बाधक होती हैं, इस सब का विचार जो है वो सफिया के मन में आता रहता है। कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल में पहले तो वह आ भी नहीं सकती और यह भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता अर्थात धीरे धीरे, हौले हौले, धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टे की दुनिया आंचल लहराते दिखाई देने लगा, जिस पर वो यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए, हमारी यहाँ कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। जो है इनको अपनी पुरानी जो बातें हैं वो सब याद आने लगी कि किस तरह से जो 15 दिन पहले आई थी तो सिख बीवी से मुलाकात हुई थी, तो क्या क्या जो प्रसंग थे वो सारे प्रसंग उनके सामने जो है वो सिख बीबी के सारे प्रसंग उन्हें पुनः याद आने लगते हैं और इस तरह से वो मन ही मन विचार करने लगती है। यहाँ तक आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिएगा। इसके आगे की जो स्टोरी है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।